हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो हम मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों यह 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा 10 हिंदी के लिए है। दोस्तों जो यह प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर है, यह खुद बोर्ड द्वारा निर्धारित मॉडल पेपर है। बोर्ड द्वारा निर्धारित मॉडल पेपर है। और दोस्तों देखिए, इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे। आप लोग बस ध्यान से आप हमारा जो है पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जो पूर्णांक रहेगा आपका जो है 70 नंबर का और समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है जो कि आपको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जो प्रश्न प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र के 2 खंड आय तथा व्यय में विभाजित है। प्रश्न आय जो रहेगा दोस्तों, प्रश्न पत्र आय रहेगा जो वह विकल्पी रहेगा, जिसमें सही विकल्प चयन करके जो है OMR शीट पर उत्तर आपको देना है, जो कि काले या नीले पेन से आपको क्या करना है दोस्तों, गोला करना है। उसके बाद दोस्तों खंड आय में बहुविकल्पी प्रश्न के लिए जो है 1 अंक निर्धारित है। और OMR शीट पर किसी भी प्रकार का दोस्तों व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, इरेजर का प्रयोग ना करें। और अगर आप कोई भी गोला कर दिए हैं, इस प्रकार से आप गोला किए हैं, इस प्रकार से आप कोई भी गोला दोस्तों कर दीजिएगा तो इसको काटिएगा मत, इसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों खंड आय आ चुका है, जो कि अब वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न, जिसको हम MCQ प्रश्न बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला आ गया है। प्रश्न नंबर पहला है कि दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। दोस्तों जो दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था 1951 में हुआ था। और पहला दोस्तों पहला सप्तक दोस्तों 1943 में, पहला 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा दोस्तों 1959 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा 1959 में प्रकाशित हुआ था। और जो प्रकाशित किए थे सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन, जिसको हम शॉर्टकट में आगे भी कह सकते हैं, शॉर्टकट फार्मूला में आगे जिनको हम लोग कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर दूसरा है, सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या है दोस्तों। पल्लव वीणा गुंजन युगांत युगवाड़ी, ये सब दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी का रचना है। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है छायावाद की प्रमुख विशेषता। तो दोस्तों जो छायावाद की प्रमुख विशेषता थी वह प्रकृति का मानवीकरण था। उसके बाद दोस्तों मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है। दोस्तों जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं यो द्विवेदी युग के संबंधित है, द्विवेदी युग से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो मैथिली शरण गुप्त थे दोस्तों वह द्विवेदी युग के थे। और द्विवेदी युग दोस्तों जो चला था वह 1900 से, कब से दोस्तों, 1900 से दोस्तों 1900 से 1920 ईस्वी तक द्विवेदी युग चला था। उसके बाद दोस्तों जो मैथिली शरण गुप्त है, इनका जो है प्रसिद्ध रचना दोस्तों जो है, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है मैथिली शरण गुप्त जी का, भारत भारती है। क्या है दोस्तों, भारत भारती है। क्या है दोस्तों, भारत भारती है इनकी जो प्रमुख रचना है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5वां क्या है कि केशव को, क्या है दोस्तों, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है। दोस्तों जो कहे वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहे हैं। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 6वें की ओर बढ़ रहे हैं। 6वां क्या है दोस्तों, अजात शत्रु नाटक के रचनाकार। दोस्तों जो अजात शत्रु के नाटक हैं, नाटककार हैं वह जयशंकर प्रसाद जी हैं। इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है। दोस्तों जो इलाचंद जोशी का कहानियों का विषय वह मनोवैज्ञानिक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए प्रश्न नंबर 8वां है, सन 1018 से 1936 ईस्वी तक के समय। दोस्तों इसको हम प्रेमचंद युग भी कहते हैं, शुक्ल युग भी कहते हैं और प्रसाद युग भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद प्रश्न नंबर 9वां है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9वां है मिलान कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, देखिए अब देखिए मैला आंचल। दोस्तों जो मैला आंचल है वह है फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद दोस्तों जो मैला आंचल है वह है फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद चित्रलेख, दोस्तों जो चित्रलेख है वह दोस्तों चित्रलेख के लेखक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा चित्रलेख का हो जाएगा दोस्तों पहला का है, दूसरे का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर गय हो जाएगा
भगवती चरण वर्मा। उसके बाद उसने कहा था दोस्तों, जो उसने कहा था वह हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कफन दोस्तों प्रेमचंद। इस प्रकार से दोस्तों इनका हो गया। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, पहला का खय, उसके बाद दूसरा का गय, तीसरा का घय। यहाँ पर देखिए पहला खय, दूसरा गय, तीसरा घय, चौथा का कै। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर कै सही हो जाएगा। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 हो गया। 10वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से उपन्यास है सेवा सदन। दोस्तों जो सेवा सदन है वो भी उपन्यास है। विराट की पद्मावनी वो भी उपन्यास है। दोस्तों जो कफन है वह कहानी है। दोस्तों जो कफन है वह कहानी है। चित्रलेखा ये भी उपन्यास है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से निम्नलिखित में से उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा उपन्यास है और जो कफन है दोस्तों वह कहानी है, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव दोस्तों शोक होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोनी गात, मनो नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? दोस्तों जो यह अलंकार है ऑप्शन नंबर 12 का दोस्तों यहाँ पर बी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 दिया है दोस्तों, यह सममात्रिक छंद है। यह दोस्तों सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती है। किस छंद का लक्षण है? दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 13 का यह दोस्तों लक्षण है, यह रोला का है। प्रहार शब्द में उपसर्ग है। प्रहार शब्द में दोस्तों क्या उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों। प्रश्न नंबर आप लोग 15 यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, पंचतंत्र। पंचतंत्र में कौन सा समास है दोस्तों? द्विगु समास है। यहाँ पर क्योंकि संख्यावाचक का बोध हो रहा है, वहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य के कितने भेद होते हैं? दोस्तों जो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 17 है, आंसू का तत्सम रूप। दोस्तों जो आंसू का तत्सम रूप होता है वह अश्रु होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 18 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। दोस्तों जो कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में प्रधानता कर्म की होती है। उसके बाद तव्य शब्द में वचन और विभक्ति है। दोस्तों जो तव्य शब्द में वचन और विभक्ति है वह चतुर्थ विभक्ति बहुवचन है। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। जो दोस्तों सर्वनाम वह कोई है। कोई जो है वह सर्वनाम है। उसके बाद दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर जो है ख़त्म हो गया 20। दोस्तों यह जो 20 बहुविकल्पी है आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी था। 20 बहुविकल्पी है यह, यानी कि MCQ 20 है, जो आपको OMR शीट पर देना है आंसर OMR। और दोस्तों जो सही रहेगा उसको आपको क्या करना है, उसको दोस्तों क्या करना है, इस प्रकार से ऐसे आपको क्या कर देना है दोस्तों, नीले या काले पेन से इसको इस प्रकार से बढ़िया अच्छी तरीके से गोला कर देना है। और गोला करने के बाद दोस्तों व्हाइटनर का प्रयोग मत करिएगा, काटिएगा ना। और जो है भरने का जो भी रोल नंबर आएगा बहुत ही सावधानी पूर्वक आप लोग भरिएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि खंड ख में पहुंच चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर खंड ख क्या है आप लोग पढ़िए। इसको देखिए इस प्रकार से है, गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो कि दोस्तों यह गद्यांश दिया है और यहाँ पर दोस्तों समय बहुत कम है आप लोगों के पास। आप लोग जो है इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रकार से। और देखिए इसमें प्रश्न पत्र में दोस्तों वर्णनात्मक प्रश्न पत्र में एक प्रश्न नंबर 1 दिया है, जिसमें आप लोग चाहे इसको करिए चाहे इसको, दोनों में चाहे जो आ रहा है इसमें, चाहे आप लोग इसके करिए चाहे इसको, सिर्फ एक ही करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहला बता दे रहे हैं आपको, जो दिया है दोस्तों इस प्रकार से है। पहला इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका हम सीधा उत्तर बता रहे हैं। दोस्तों देखिए उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दोस्तों जो इसका संदर्भ है वह प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यक्रम पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्गृहित है। इसके लेखक जो है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं।
राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और किस पाठ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति। किस पाठ से दोस्तों? भारतीय संस्कृति से लिया गया है, संस्कृति से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों क्या है? प्रश्न नंबर पहला हो गया। उस दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। दोस्तों रेखांकित क्या किया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तीसरा है ना, लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है? ऑप्शन नंबर यानी कि प्रश्न दूसरा है, लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है? क्योंकि दोस्तों लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह इसलिए कहा है क्योंकि भारत में दुनिया भर के भिन्न भिन्न धर्मों, जातियों, बोलियों और संस्कृतियों के लोग एक साथ निवास करते हैं। यहाँ की विविधता इतनी है कि सतही तौर पर देखने वाले को यह एक राष्ट्र न लगकर कई देशों का समूह प्रतीत होता है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग लिख देंगे। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। दोस्तों जो रेखांकित अंश यहाँ पर है, इन विभिन्न क्या है दोस्तों, इन विभिन्नता को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। इसको दोस्तों हम कैसे लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि, इसका दोस्तों हम व्याख्या बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो रेखांकित अंश की व्याख्या है क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारत भूमि की इतनी विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देशवासियों या ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मौलिक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि भारत तो एक देश है ही नहीं, यह तो अनेक देशों का समूह है। यहाँ के निवासी भी किसी एक जाति के नहीं वरन अनेक जातियों के हैं। दूसरे वासियों के इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है क्योंकि वे इस देश को ऊपर अथवा सतही दृष्टि से देखते हैं, वे इस बात की गहराई में नहीं उतरते। निश्चय ही लोगों को भारत में विभिन्नता नजर आएगी। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। और दोस्तों इसको आप लोग करके ज़रूर बताइए। इसको आपको करना है। और दोस्तों कोई दिक्कत होगा कमेंट में ज़रूर बताइए। सिर्फ हम एक ही बताएंगे दोस्तों, पूरा बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। कैसे आप लोगों को लिखना रहेगा उसी प्रकार से आप लोग जो है बढ़िया से लिखिएगा। संदर्भ हेडिंग डालिए, उसके बाद व्याख्या हेडिंग डाल के लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्न है, उत्तर दीजिए। यानी कि 3 प्रश्न रहेगा दोस्तों, 2-2 नंबर का आपका 6 नंबर का रहेगा। देखिए, मोर पंख सिर ऊपर रखियो, ये वाला है दोस्तों। इसका उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ दोस्तों आप लोग क्या लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ हेडिंग डालेंगे और आप लोग क्या लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डालने के बाद दोस्तों आप लोग लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यक्रम पुस्तक समैया नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? समैया। किस पाठ से दोस्तों? समैया नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कृष्ण भक्त कवि रस खान है। दोस्तों जो लेखक हैं, जो रचयिता हैं, रस खान जी हैं। कौन है दोस्तों? रस खान जी हैं। इसके एक गोपी दूसरे गोपी से कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह कर रही है। इस प्रकार से आप क्या लिख देंगे, संदर्भ लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। क्या? भव तो सो ही मेरो रसबान, सो तेरे कहें सौ वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोगी। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग लिखेंगे। और इसका जो व्याख्या रहेगा आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि किस प्रकार से लिखेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। गोपी कहती है कि वह कृष्ण का रूप धारण करने के लिए उनके समान सिर पर मोर पंख धारण कर लेंगी और गुंजों की माला पहन लेंगी, पीले वस्त्र ओढ़कर और हाथों में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ वन वन भी भटक लेंगी। वह कहती है कि कृष्ण उसे इतना प्रिय है कि उनके लिए वह उन सारे रचने को तैयार है, परंतु वह कृष्ण के जो अधर यानी कि अधर जो ओठ है उस पर सजी हुई उस मुरली को अपने ओठों पर कभी नहीं रखेंगी, क्योंकि वह मुरली को अपनी सौतन मानती हैं कृष्ण को उससे दूर, क्योंकि दोस्तों कृष्ण को उसने दूर कर रखा है। उसके बाद दोस्तों हो गया ये
कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण किया है। दोस्तों इसका हो जाएगा इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कि सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करना, पहला लिख देंगे। दूसरा गले में गुंजों की माला पहनना। तीसरा लिख देंगे दोस्तों शरीर पर पीले वस्त्र ओढ़ना। हाथ में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ घूमना। कृष्ण के वे सभी स्वरूप धारण करना जो उन्हें प्रिय थे। इस प्रकार से दोस्तों कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की शैलियों का अनुकरण करना चाहती है, जो है अनुशैलियाँ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसको करेंगे दो मोहि ब्रज बिसरत नाही, इसको आप लोग करेंगे अपने मन से। और दोस्तों यहाँ पर देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। दोस्तों इसमें से हम पहला वाला बता रहे हैं, इयम नगरी विविध धर्मणाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थकार परशुनाथ शंकराचार्य। इस प्रकार से दोस्तों है पहला वाला, इसको हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों आप लोग हेडिंग डालेंगे संदर्भ जो कि दोस्तों यह कितना नंबर का है, 2 और 3। 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने पर मिलेगा और 3 नंबर व्याख्या करने पर, यानी कि 5 नंबर का। तो दोस्तों इसका जो संदर्भ हो जाएगा आप लोग ध्यान से सुनिए क्या होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यम पुस्तक के संस्कृत खंड के संकलित वाराणसी नामक पाठ से उद्गृहित है। किस पाठ से दोस्तों संदर्भ है? वाराणसी जो पाठ है उसी से लिया गया है। और दोस्तों इतना है संदर्भ हो गया। उसके बाद आप लोग हिंदी में अनुवाद क्या हेडिंग डालेंगे, हिंदी में अनुवाद बढ़िया से हेडिंग डालने के बाद दोस्तों क्या लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, यह नगरी अनेक धर्मों की मिलन स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थकाल परशुनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रचार किया। न केवल धर्म साहित्य और धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद किए जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग लिख देंगे। उसके बाद इसका आप लोग खुद से करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ गया वो गद्यांश था दोस्तों। उसके बाद पद्यांश से भी आएगा आपका 2 + 3 यानी कि 5 नंबर का आपका पद्यांश से भी आएगा। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग डालेंगे पद्यांश में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यम पुस्तक या प्रस्तुत श्लोक। ये दोस्तों श्लोक इसलिए आप लोग लिख देंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यम पुस्तक के संस्कृत भाग के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। क्या लिखेंगे दोस्तों, किस पाठ से है? जीवन सूत्राणी। किस पाठ से दोस्तों? जीवन सूत्राणी। उसके बाद दोस्तों संदर्भ हेडिंग डाल देंगे इस प्रकार से और अपना जो है लिख देंगे। उसके बाद हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। हिंदी में अनुवाद, माता पृथ्वी से भी अधिक भारी है, पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है, मन वायु से भी अधिक शीघ्र चलने वाला है, तिनकों से भी बहुत अधिक चिंता है। इस प्रकार से दोस्तों इसका संदर्भ हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अपने पाठ्यम पुस्तक के खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर देना है। जो भी दोस्तों आपका खंड काव्य रहेगा इसमें से आपका इतना सारा खंड काव्य है और दोस्तों यह 80 शब्दों में लेना है, 80 शब्दों में। और दोस्तों यह 3 नंबर मिल जाएगा, आप लोग इसको लिख देंगे सही से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनका जो है प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों जो 3 और 2 नंबर है, यानी कि जीवन परिचय लिखने पर आपको 3 नंबर और जो है उनकी प्रमुख रचना लिखने पर 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 5 नंबर। और दोस्तों जो 80 शब्दों में लिखना है, 80 से 100 शब्द से मतलब 100 शब्द तक आप लोग लिख देंगे। और दोस्तों इनका जो है इन सभी में से किसी का भी आपको जीवन परिचय चाहिएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम एक अलग से इनका जो है तीनों में से और भी जीवन परिचय जो भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से हम उसको जो है अलग वीडियो में लाएंगे, जीवन परिचय बढ़िया से बताएंगे। उसके बाद दोस्तों दिए गए वो दोस्तों हो गया वो लेखक थे इसमें। उसके बाद दोस्तों कवि का भी आएगा 5 नंबर का जीवन परिचय, बिहारी, सूरदास, मैथिली, शरण गुप्त। इसमें से दोस्तों आपको कोई भी एक इन तीनों में से एक का लिखना है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा।
और दोस्तों इनका हम अलग से जो है एक अलग से जीवन परिचय का वीडियो इन 6 का डालने के बाद उसके बाद अलग से और कुछ लाएंगे। बस हमारे आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद दोस्तों अपनी पाठ्यक्रम पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। दोस्तों यह 2 नंबर का आपका रहेगा। उसके बाद 8वां है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। दोस्तों आपका 1-1 नंबर का रहेगा, ये भी 2 नंबर का रहेगा। दोस्तों देखिए, भारतीय संस्कृत मूलम की मस्ती। दोस्तों जो भारतीय संस्कृत मूलम क्या है, तो बस दोस्तों भारतीय संस्कृति सदा प्रगतिशीले वर्तते, ये हो जाएगा। क्या संस्कृति सदाशीले वर्तते, दोस्तों जो भारतीय संस्कृति है वह सदा गतिशीले वर्तते। आप दूसरा वाला और पहला वाला हो जाएगा भारतीय संस्कृति मूल की मस्ती। दोस्तों भारतीय संस्कृति मूलम सत्यम धर्म अहिंसा च अस्ति। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 10वां है, उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए। इसका भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे दोस्तों, किस प्रकार से आपको लिखना है, 4 नंबर का आएगा। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से हो गया आपका। और यहाँ पर 9वां है, निबंध भी लिखना है दोस्तों 1 + 6 नंबर का, यानी कि 1 नंबर आपको प्रस्तावना पर मिलेगा, 6 नंबर दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से आपको इस हेडिंग वोडिंग वाइज आपको लिख देना है। इस प्रकार से दोस्तों यह जीवन परिचय दोस्तों अलग से हम इन जीवन परिचय देखिए दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको जो है सबसे पहले हम जीवन परिचय लाएंगे, जीवन परिचय। उसके बाद दोस्तों जीवन परिचय लाने के बाद सभी का, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो गद्य से हो चाहे पद्य से, हम दोस्तों दोनों से संबंधित हम जीवन परिचय लाएंगे। उसके बाद जो बोर्ड एग्जाम 2026 के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आने की संभावना रहेगा, उन्हीं को हम आप लेकर आएंगे। उसके बाद दोस्तों निबंध लाएंगे, इसमें जो निबंध दिया है उसका भी लेकर आएंगे, अलग से भी लेकर आएंगे। उसके बाद तीसरे में दोस्तों लेकर आएंगे जो पत्र से संबंधित वो लेकर आएंगे। इस प्रकार से और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम के पहले आ जाएंगे, हिंदी के पेपर से पहले दोस्तों। 2-3 दिन के अंदर सभी हम वीडियो आपके सामने ला दूंगा। बस हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करे रहिएगा, ताकि जो है जब वीडियो आए पता चल जाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।